हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? रोमांटिक क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और मैं रोहित तिवारी हूँ। आई एम सर्विंग यू पीपल फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स एंड आज हमारा जो टॉपिक है, जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे 2 क्वेश्चंस हर साल जो है जेईई मेंस में आते ही आते हैं। और इसकी एक और ख़ासियत बात है कि ये जो है एक लो हैंगिंग फ्रूट की तरह चैप्टर है, मतलब कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन जो हैं ईज़िली बन जाते हैं अगर हम एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम इस चैप्टर को दें तो। ठीक है? तो चलिए इस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं। चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है? इसमें जो है, जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे वो जो है, वो है एपी, जो कि आप लोग क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़े होंगे इसके बारे में। ठीक है? एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है? एपी में भी जो हम लोग पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे इसके जनरल टर्म के बारे में। ठीक है? पढ़ेंगे इसमें हम लोग जनरल टर्म के बारे में। ठीक है? इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। ठीक है? और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है? ये है एपी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें एएम। एएम मतलब अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है। हम किसी भी एपी के बीच में अगर हमें 5 अरिथमेटिक में इंसर्ट करने हो, 4 अरिथमेटिक में इंसर्ट करने हो, तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है जीपी। इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा-सा अवेयर होंगे। ठीक है? इसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है? फिर जो है जीएम पढ़ेंगे हम लोग, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एचएम, एचपी सॉरी, एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया होगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एचएम, हार्मोनिक मीन। ठीक है? और फिर जो है इसके बाद रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम, ये पढ़ेंगे। ठीक है? ये रिलेशन बिटवीन एएम, जीएम एंड एचएम। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा स्पेशल सीरीज। ठीक है? इस पूरे चैप्टर में इतना ही है और इसी से हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ठीक है? तो जो है सबसे पहले हम लोग बात कर लें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं। ठीक है? तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज प्रोग्रेशन। ठीक है? प्रोग्रेशन क्या होता है? तो बच्चों ये जान लो कि प्रोग्रेशन जो होता है, वो क्या होता है? ठीक है? तो प्रोग्रेशन ये होता है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ठीक है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स
इन अ सीक्वेंस, ठीक है, एज पर अ डेफिनिट रूल, एज पर अ डेफिनिट, ये क्या होता है हमारा प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, ठीक है, जैसे कुछ नंबर्स हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है, दिख रहा है ये नंबर्स है 2 4 6 8 एंड 10। इसमें कुछ रूल है, कुछ डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग ये अरेंज्ड है। इसमें रूल क्या है हमारा, ठीक है, तो दिख रहा है ये हर एक दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मतलब एक पैटर्न तो बन रहा है ना, तो हम नंबर्स का अगर हम अरेंजमेंट कर रहे हैं और उसमें एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन, ठीक है। मतलब क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ सीक्वेंस एज पर अ डेफिनिट रूल, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 6 12 फिर 24 48, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रूल है, 3 2 6, जस्ट डबल हो रहा है, नेक्स्ट टर्म जो है जस्ट पहले वाले टर्म का डबल हो रहा है। पहला टर्म 3 है, 3 2 6 6 2 12 12 2 24 24 2 तो एक पैटर्न बन रहा है ना, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि एपी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ठीक है। तो जो है एपी, ठीक है, एपी को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि प्रोग्रेशन ठीक है इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive टर्म, ठीक है, ये जो है कीवर्ड है हमारा, ठीक है, एनी टू consecutive टर्म इज और इक्वल हम बोल सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसमें किसी भी दो टर्म के बीच का किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ठीक है, कोई भी टर्म नहीं, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2, ठीक है, 2 के बाद हम लोग लिख दिए 5, ठीक है, फिर 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये भी एक प्रोग्रेशन है, ठीक है, जिसका रूल क्या है कि इसके किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। इनके बीच का डिफरेंस देखो 3, कहीं से भी दो लगातार टर्म उठाओ, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, ठीक है, तो दो किसी भी लगातार टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसके इसके बीच का डिफरेंस 3, ठीक है, इसके इसके बीच का भी डिफरेंस, इसके इसके बीच का डिफरेंस, इसके इसके बीच का डिफरेंस, दिख रहा है। तो किसी भी दो लगातार टर्म को उठाओ और उसके बीच का अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फिर जो है, अब ध्यान दो, ठीक है, इस जो ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, जो ये डिफरेंस है वो हर जगह कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है ना, जो इसका डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, वही इनके बीच का डिफरेंस है, वही इनके बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, एंड जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल डी। किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, ठीक है, कोई दिक्कत। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल है, मान लो -2, ठीक है, -2 -4 -6 -8
-10 एंड सो ऑन। ठीक है? ये भी एक एपी हो गया हमारा। ठीक है? हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं -5 -1, ठीक है? -5 -1, इसके बाद 3, ठीक है? इसके बाद 7, यहाँ पे दिख रहा है? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? ये जो दोनों टर्म हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? -2 का। क्यों? क्योंकि -4 माइनस -2 कितना हो जाएगा? ये -4 था और ये -2, तो -4 में से अगर -2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा? -2, ठीक है? दिख रहा है? अगर हम इस -2 में और -2 ऐड कर देते हैं तो ये आता है। फिर इसमें -2 और ऐड कर देंगे तो ये आएगा। इसमें -2 ऐड कर देंगे तो ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो d है वो कितना है? -2 है। ठीक है? और इसका जो d है वो क्या हो रहा है? तो -5 -1 3 7 11, तो इसमें जो है 4 ऐड हो रहे हैं, इसमें 4, -5 + 4 -1, ठीक है? -1 + 4 3, 3 + 4 7, 7 + 4 11, तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। ठीक है? तो एपी समझ गए आप लोग? चलो, अब हम ये बात कर सकते हैं, यहां देखो कि इस एपी में, ठीक है, पहला जो था हमने एग्जांपल जो लिया था, इसमें डिफरेंस कितना आया था? 3, ठीक है? इसमें कितना आया था? -2, इसमें कितना आया? 4, ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकता है। ठीक है? जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल ले ले, एक ऐसा एपी जिसमें क्या है, पहला टर्म 2, दूसरा भी टर्म, तीसरा भी टर्म, टर्म चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है? सेम तो है, मतलब हमारे रूल को फॉलो भी कर रहा है। ठीक है? और इक्वल भी है। ठीक है? तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? जीरो। तो हम यहां से एक बात कह सकते हैं कि common difference of an AP can be positive, negative and zero। ये कह सकते हैं हम ये बात को, कोई प्रॉब्लम? ठीक है? अब देखो ध्यान से, जब हमारा D जो है पॉजिटिव होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव एपी। प्रोग्रेसिव एपी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव अगर डी आ रहा है तो हमारा जो एपी के जो टर्म्स हैं वो क्या होते जाएंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है? प्रोग्रेसिव एपी बोल सकते हैं या फिर इसी को इंक्रीजिंग एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग एपी। ठीक है? नेक्स्ट, अगर हम बात कर लें जब डी हमारा 0 हो जाए तो उस केस में एपी के किसी भी टर्म में कोई भी ग्रोथ नहीं दिखता है और ना ही कोई रिडक्शन दिखता है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एपी। क्या बोलेंगे? क्योंकि हर एक टर्म इसके क्या हो जाएंगे? फिक्स हो जाएंगे। दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट एपी। और व्हेन डी इज नेगेटिव, ठीक है, डी नेगेटिव हो रहा है, तो जब डी हमारा नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। क्या बोलेंगे? क्योंकि हर एक टर्म में कुछ टर्म क्या हो, कुछ वैल्यू जो है क्या होता जाएगा? माइनस होता जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिक्रीजिंग। ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलिए अगला जो है अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है? इसी को हम लोग nth टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म। ठीक है? nth टर्म भी बोलते हैं। तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, इस पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है? तो ये बताओ कि पहली बात कर ले कि ये जनरल टर्म क्या होता है? व्हाट इज जनरल? ठीक है? ये जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है? ठीक है? तो जनरल टर्म एक ऐसा टर्म होता है, किसी भी प्रोग्रेशन के में हो सकता है ये, ठीक है? एक ऐसा टर्म होता है जो कि पूरे प्रोग्रेशन को क्या कर दे? डिफाइन कर दे। फॉर एग्जांपल
जैसे एक होता है, इसको ऐसे लिखते हैं कि an इक्वल्स टू 5n प्लस 2, ऐसा एक जनरलाइज टर्म हो गया, मतलब nth टर्म की बात कर दिया, क्या हो गया 5n प्लस 2, ठीक है। तो यहां से हम पूरा जो सीक्वेंस है हम उसको निकाल सकते हैं। अगर हमें टर्म नंबर 1 पता करना है तो कुछ नहीं करना है, इस n के जगह पे हम 1 को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना तो सिखाना नहीं पड़ेगा, 5 इंटू 1 5 प्लस 2 7, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें सेकेंड टर्म चाहिए तो 5 इंटू 2 प्लस कितना, ये 2, कितना हो जाएगा 5 2 10, 10 प्लस 2 12, ठीक है। फिर ये 3, 5 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17, ठीक है। फिर अगर हम A4 की बात कर लें, A4 की, ठीक, तो A4 क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 2, जो भी आएगा देख लेना, ठीक है। एक पैटर्न बन जा रहा होगा, देख लेना, फिर सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म। अब हम बात कर लें कि एपी का जनरल टर्म, हमारा जनरल टर्म कुछ ऐसा ही हो, जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा दे देगा an इक्वल्स टू 5n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, ऐसा कुछ, या फिर ऐसा दे देगा an इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो पूरा जनरलाइज फॉर्म में रहेगा, इससे हम पूरे टर्म्स को निकाल सकते हैं, पूरे जो भी हमारा सीक्वेंस होगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। 100 टर्म, 1000वां टर्म चाहिए तो यहाँ पे 1000 रख दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ओके। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है जनरल टर्म की हम बात कर रहे थे, किसकी, एपी की, ठीक है। तो जो है तो थोड़ा सा जो है ठीक है। अब जो है एनएस टर्म की बात करते हैं, किसकी, एपी की। अब एपी क्या कहता है, एपी का रूल क्या है, रूल ये था कि एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें किसी भी दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक एजम्पशन ले लेते हैं, बोलते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी स्मॉल ए ले लेते हैं पहला टर्म को, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस भी है इसमें, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, स्मॉल बी, ठीक है, ओके। देन एपी क्या हो जाएगा हमारा, एपी के टर्म्स को लिखते हैं, पहला टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म दे रखा है, हमने मान रखा है क्या, ए, ठीक है। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, तो ये बताओ कि पहले और दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, डी है, तो पहला ए है, तो क्या हम ए में अगर डी को ऐड कर दे तो सेकंड टर्म नहीं आ जाएगा, आएगा ना, ठीक। फिर अगर हम इस टर्म में फिर से डी ऐड कर दें सेकंड टर्म में, तो थर्ड टर्म आ जाएगा, तो ए प्लस डी मतलब 2d, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगा, वो होगा ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d, ठीक है, बहुत बार लिखेंगे बहुत सारे टर्म्स, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, जनरल टर्म, जनरल टर्म का मतलब एनएस टर्म की हम बात करेंगे, ठीक है। तो एनएस टर्म हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर अभी एनएस टर्म की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब एनएस टर्म हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं अभी, ठीक है। तो जो है एक काम करते हैं, ठीक है, ये बताओ कि यहाँ पे हम लोग कुछ पैटर्न आइडेंटिफाई करने की सोचते हैं, ठीक है। ये क्या था, टर्म नंबर 1, ठीक है, टर्म नंबर 1, ये क्या था, टर्म नंबर 2,
ये क्या था? टर्म नंबर 3। ये क्या है? टर्म नंबर 4। ये क्या है? टर्म नंबर 5। ठीक है, अब हम लोग जो है टर्म नंबर n की बात कर लेते हैं, nth टर्म की, तब tn लिख दें इसको। T1 T2 लिखा है तो tn लिख देते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, अब बोलेंगे पहला टर्म है 1, यहाँ पे क्या है? a। ठीक है, d का कोई टर्म है क्या इसमें? नहीं है। ठीक, सेकंड टर्म क्या है? a प्लस डी। ठीक, तो यहाँ देखो पहले टर्म में भी a था, सेकंड टर्म में भी a है, थर्ड टर्म में भी a है, फोर्थ टर्म में भी a है, फिफ्थ टर्म में भी a है, तो nth टर्म में भी हमारा a होगा कि नहीं होगा? ठीक है, इसके साथ कुछ धोखा तो नहीं करेंगे, इसमें भी a रखेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, अच्छा अब अगला बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ पे जब टर्म नंबर 1 था तो यहाँ पे d का कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब d का कोफिशिएंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब जो उससे अटैच्ड वैल्यू होती है, ठीक है, मल्टीप्लाइड में। तो डी का कोई टर्म नहीं है तो डी का कोफिशिएंट 0। यहाँ पे टर्म नंबर 2 है, इसमें डी का कोफिशिएंट कितना है? 1। ठीक है, टर्म नंबर 3 है, इसमें डी का कोफिशिएंट 2, 4 में 3, 5 में 4। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि जो डी का कोफिशिएंट है वो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ टर्म से एक क्या हो रहा है? हमेशा कम हो रहा है। टर्म नंबर 1 पे 0d, टर्म नंबर 2 पे 1d, टर्म नंबर 3 पे 2d, टर्म नंबर 4 पे 3d, टर्म नंबर 5 पे 4d हो रहा है। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टर्म नंबर n होगा वो भी इस n से क्या होगा? एक कम होगा। ठीक है, तो n से एक कम वैल्यू वो क्या होगी? n माइनस 1, ऐसे लिखते हैं ना अलजेब्रा में, n माइनस 1, और इसमें सब में क्या है? d से मल्टीप्लाइड है तो t हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो tn होता है वो क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब जो है हम लोग ये हमारा आ गया टर्म tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक एपी है छोटा सा। एपी क्या है? ठीक है, कि 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, बोल देगा कि इस एपी का टर्म नंबर 70 बताओ। टर्म नंबर कोई भी रैंडम, अगर हमें टर्म निकालना हो, टर्म नंबर 30, टर्म नंबर 40, ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, वो भी देख लें। ठीक है, तो टर्म नंबर 70 निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तुम्हारे पास फॉर्मूला है क्या? जनरल टर्म एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी पढ़ा था हमने। ठीक है, ठीक, तो हमें यहाँ पे एन क्या है? nth टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, nth टर्म में एंड नंबर ऑफ टर्म में। एन क्या है? nth टर्म, 5वां टर्म, 10वां टर्म, 11वां टर्म, 20वां टर्म। ठीक है, 1000 टर्म। तो ये नंबर ऑफ टर्म नहीं है, ये nth टर्म है। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और यहाँ पे ये d है। d क्या था? सब लोग जानते हो, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या था? बोल रखा है कि 70th टर्म बताइए। तो हमें 70th टर्म निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है? n 70। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसका पता है क्या है? a इक्वल्स टू 3, एंड जो d है कॉमन डिफरेंस वो कितना है? तो किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस। ठीक है, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। जब हमको a70 चाहिए, a70, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? a प्लस 69d। हम ये बोल सकते हैं क्या? d से कम, या फिर यहाँ पुट कर लो 70 माइनस 1। ठीक है, 70 माइनस 1 69 आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? 3 प्लस 69 इंटू 3, 210 आ जाएगा आंसर।
ठीक है, वैसे ही 30 निकाल लो, 40 निकाल लो, उससे निकल जाएगा a प्लस 29d a प्लस 39d। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इतना टर्म पूछें तो भी निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस इससे एक कम कितना है, 1 लाख है, तो 99,999 इंटू 3 और a की वैल्यू भी क्या रख दो, ठीक है। ठीक, बस ये निकाल दो, आ जाएगा जैसे से। ठीक है, तो NH टर्म का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे अभी हम लोग। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, कि प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, एपी। ठीक है, एपी क्या कहता है, एपी ये कहता है हमारा, ठीक है, कि इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर इन एपी, ये अगर एपी में, ठीक है, मतलब कोई एक एपी है, ठीक है, तो ये कहता है कि अगर किसी एपी के हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट को अगर ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी बनेगा। मतलब कि अगर मान लो ये a1 a2 a3 a4 an है, एपी में है, ठीक है, इसमें कांस्टेंट ले लेते हैं के कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, अब इसको हर एक टर्म में ऐड करते हैं, तो हमारा जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा, पहला टर्म क्या था, पहले a1 था, अब a1 प्लस के हो जाएगा, ठीक है, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, a2 प्लस के हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, a3 प्लस के हो जाएगा, होगा, ठीक है। तो वो ये कहता है कि जो ये सीक्वेंस बना, ये भी किस में हो जाएगा, एपी में, ठीक है, ये भी एपी में हो जाएगा, ओके। और ऐड ही नहीं, अगर हम सब्सट्रैक्ट भी करते हैं तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बनेगा, एपी में होगा, ठीक है, वेयर के क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक। तो a1 प्लस या माइनस अगर ऐड करें या फिर सब्सट्रैक्ट करें, तो भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, एपी में बनेगा, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, अगर हम किसी कांस्टेंट को ऐड किए हैं, ठीक है, या सब्सट्रैक्ट किए हैं, तो उसके कॉमन डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये सब लोग जानते होंगे, 2 4 6 8 ये भी है, ठीक। अपने मन से कोई एक टर्म बता, जैसे मान लो कि हम ऐड कर रहे हैं, हर एक टर्म में 50 ऐड करते रहे, 50, ठीक है, तो 50 अगर ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 50 प्लस 2 52, 50 प्लस 4 54, दिख रहा है, 50 प्लस 6 56 58, ठीक है, ये भी एपी में होगा, देखो तो इनके बीच का डिफरेंस 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। अब तुम लोग बोल रखे होगे कि सर 50 ऐड कर लिए, कुछ और ऐड कर लीजिए, अपने मन से मान लेते हैं हम 13 ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 13 13 2 15 17, फिर 13 प्लस 6 19 प्लस बताओ 21, ये भी एपी में होगा, देखो तो इसके बीच का डिफरेंस भी सेम है, 2 2 2 2, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एपी में अगर किसी कांस्टेंट को ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस किसमें बन रहा है, एपी में बन रहा है। अब ये बताओ कि ऐड करने से इसमें हमने कितना ऐड किया था, 50, इसमें कितना ऐड किया था, 13 आई थिंक 13, ठीक है। तो क्या अगर किसी नंबर को ऐड करने पे जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बन रहा है, ये तो एपी में बन रहा है, इसके कॉमन डिफरेंस पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, पहले कितना था 2, अब यहाँ पे इस केस में जो डी था वो क्या था, 2 था, अभी भी 2 है, देखो
अभी भी ट्रू है। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि इन केसेस में, ठीक है, डी विल नॉट चेंज। हम ये कह सकते हैं डी विल नॉट चेंज। अगर हम किसी एपी में किसी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में बनेगा, और जो एपी बनेगा उसका कॉमन डिफरेंस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। पहले भी डी था, अभी भी डी रहेगा। अगर पहले 10 है तो अभी भी 10 रहेगा, चाहे जितना हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, हम आराम से पढ़ेंगे चीजों को। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास सेम एपी है, A1 A2 A3 डॉट 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 कहां तक, एन तक, ये किसमें है, एपी में। ठीक है। अगर किसी एपी में अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हर एक टर्म में, बात समझ में आ रहा है ये केस, किसी कांस्टेंट से हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम के से मल्टीप्लाई, के से को ऐड किया था, के को ही हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या बनेगा, A1 इंटू के, A2 इंटू के, A3 इंटू के, एन इंटू के। ठीक है। ये भी एपी में होगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, मेरी बात, ये भी एपी में होगा। ठीक। और एक और अच्छी बात ये है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, क्या इफेक्ट आएगा बताओ तो, उसे चेक करो क्या हो सकता है। तो वो जो है ये टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा। देखो तो ध्यान से कैसे, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2 4 6 8 10 तो on। ठीक है। हम एक छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। ठीक है। तो हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 से इसमें हर एक टर्म में अगर हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे, 3 से। तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, 6, फिर इसके बाद 12, उसके बाद 18, 24, फिर 30। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक। अब जो है, जो हमारा ये सीक्वेंस बना 6 12 18 24 30, ठीक है, पहले डिफरेंस कितने का था, 2 का, दिख रहा है, 2 का डिफरेंस था पहले। ठीक। अब जो है जो डिफरेंस आया वो कितने का आया, देखो 6 6 12 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, दिख रहा है। पहले डिफरेंस 2 का था, अब डिफरेंस कितने का हो गया, 6 का। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो 6 जो है कुछ नहीं है, वो जो हम 3 से मल्टीप्लाई किए थे हर एक टर्म में, वही इसके कॉमन डिफरेंस में भी मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमने बोला कि अगर कोई एपी है, उसमें अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बन रहा है वो भी एपी में बन रहा है, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है उसमें भी ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला प्रॉपर्टी, ठीक है, अगला क्या, इसी में बता देता हूं मैं उसको भी। ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि अगर कोई एपी है, ठीक है, किसी कांस्टेंट को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे, अब किसी कांस्टेंट से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा लूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ठीक, ये स्लाइड है। अगर मान लो A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 AN तक है, ये किसमें है, अभी भी एपी में है, अभी हमने बात किया था इसके बारे में। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसमें हर एक टर्म में हम k से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो k से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब कि k से डिवाइड करो या फिर 1/k से मल्टीप्लाई करो, दोनों बात तो सेम है ना, k से डिवाइड करो या फिर 1/k से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। तो जो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, A1/k और A2/k, A3/k, डॉट 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 AN/k हो जाएगा, होगा। ठीक, ये भी एपी में होगा। ठीक है, ये भी एपी में होगा। और एक और चीज, इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, 1/k टाइम्स हो जाएगा। मतलब कि पहले d था तो अब d/k हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक। और एक और बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात,
ठीक है, बोर्ड लेवल पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे देना पड़ेगा कि अगर हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो नंबर जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए, आगे जो चैप्टर है लिमिट उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा कि कोई भी अगर एपी है, उसमें अगर किसी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होता है वो भी एपी में होगा। ठीक है, और उसका कोई कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता है, ये बात किया हमने। इसके बाद हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि अगर कोई एपी है, उसमें किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होता है वो भी एपी में रहेगा, और उसमें लेकिन कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने ही टाइम उसका कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और डिवाइड कर रहे हैं तो उतने से ही डिवाइड हो जाएगा उसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, प्रोवाइडेड अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो जो है जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जो कांस्टेंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इतना हमने पढ़ा अभी। ठीक है, इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, ये कहता है कि अगर कोई भी एपी है, ठीक है, अगर कोई एपी है, ठीक है, तो एपी का पहला टर्म, अगर हम A1 की बात करें, अगर एपी है A1 A2 A3 डॉट 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 कहां तक, एन तक। एन के पहले जस्ट टर्म क्या हो जाएगा, an-1 an-2, ये एपी होगा हमारा। ठीक है, ये एपी में है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि टर्म्स जो होंगे अगर वो इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट का मतलब कि अगर पहला टर्म और आखिरी टर्म का जो सम होगा वही सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट का टर्म, पहला टर्म और आखिरी टर्म का जो सम होगा इसका वही सेकेंड और सेकेंड लास्ट का होगा, वही थर्ड एंड थर्ड लास्ट का होगा, फोर्थ एंड सो ऑन, ये कह रहा है। ठीक है, जैसे कि वो ये कहना चाह रहा है कि फर्स्ट टर्म और nth टर्म का जो सम होगा वही हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म के सम के, और वही होगा हमारे, ठीक है, और वही होगा हमारा किसके, एंड सो ऑन। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ओके, तो जो है बोलेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म इक्वल्स टू थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म इक्वल्स टू फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट टर्म एंड सो ऑन, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सब लोग जानते होंगे कि इफ अगर तीन टर्म है कोई, इफ ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, देन मिडिल टर्म इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो हो जाएगा वो ए प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2। इन दोनों का जो सम होगा उनका अगर हम हाफ कर दें तो ये मिडिल टर्म आ जाएगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर बीच वाले का जो डबल होगा वो ए प्लस सी के इक्वल होगा। तो ये तो सिंपल सा रिजल्ट है, ये कहां से आया होगा। ठीक है, अगर ए बी सी एपी में है इसका मतलब ये होगा ना कि अपने रूल को तो फॉलो करेगा। रूल क्या कहता है इसका, रूल कहता है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, इसका मतलब बी माइनस ए इक्वल्स टू बी माइनस ए। ठीक है, इस माइनस ए को उधर लेकर चले जाओ, सॉरी सी माइनस बी होगा ना, सी के बाद बी है। ठीक है, तो इस माइनस बी को इधर लेकर चले आओ तो ये 2b हो जाएगा, और ये माइनस ए उधर जाके प्लस ए हो जाएगा, ए प्लस, यही तो रिजल्ट था हमारा, 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। ठीक है, ये कहता है। ओके, इसके बाद हम अगर रूल की बात कर लें, ठीक है, कि एक और बात, ठीक है, अगर ये मान लो एपी है A1 A2 A3 A4 ठीक है, एपी में। ओके, अगर मान लो हम एक ऐसा सीक्वेंस चुनना चाहते हैं जिसमें हम हर एक दो दो टर्म को छोड़ करके हम टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ये बोल दें कि A1, ठीक है, को सिलेक्ट किया, A1 के बाद किसको सिलेक्ट किया, A4 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, A4 के बाद दो टर्म और छोड़ दो, कौन सा, 5 एंड
6 छूटा होगा, फिर क्या आएगा 7, 7 के बाद 8 एंड 9 छोड़ दो, फिर 10, फिर 10 के बाद 2 टर्म छोड़ दो, 11 एंड 12, फिर क्या आ जाएगा ये 13। तो ये भी जो होगा वो क्या होगा, एपी में होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी आर, ठीक है, चूजन एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है, तो लिख दें इसको कि if the terms of an AP are chosen, ठीक है, chosen at regular interval, regular interval, this is the keyword, regular interval, ठीक है, at regular interval, ठीक है, then they form an AP, they form an AP, ठीक है, जैसे भी हमने बोला कि A1 A2 A3 A4 दिस है, ठीक है, तो अगर इसमें दो दो टर्म को छोड़ के रेगुलर इंटरवल पे दो दो टर्म को छोड़ रहे हैं, तो हर एक दो दो टर्म को छोड़ दो, मतलब A1 के बाद क्या आ रहा है A4, A4 के बाद 7, इनके बीच का डिफरेंस कितना, कितने टर्म के बीच का डिफरेंस आ रहा है, 3 टर्म का, 2 टर्म, ठीक है, मतलब 2 एंड 3 गायब है इसमें, फिर इसमें इसके बीच में भी 2 टर्म का डिफरेंस, ठीक है, इसके बीच में भी 2 टर्म का डिफरेंस, तो ये भी जो सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या बनेगा, एपी में बनेगा। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वहां से ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, यही लेते हैं छोटा सा एग्जांपल 2 4, ठीक है, 2 4 6 8 10, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, 14 16 18 20 so, ठीक है, यहाँ से रेगुलर इंटरवल पे हम चेक करते हैं, ठीक है, और ये भी देखेंगे कि इसके कॉमन डिफरेंस पे जो हमारा जो एपी बन रहा है उसके कॉमन डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, पहला टर्म क्या था 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, हम इनको सेलेक्ट कर रहे हैं एट रैंडम, ठीक है, एक एक को छोड़ के, तो क्या हो रहा है 2 के बाद आया 6, ठीक है, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, 14 के बाद 18, देखो ये भी एपी बन रहा है, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है 4, ठीक है, हो रहा है ना, ठीक, तो ये भी एक एपी बन रहा है और इसके कॉमन डिफरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ा, जितना टर्म छोड़ा, ठीक है, ठीक है, उतना ही डी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंस कितना था, कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ पे कितना आ गया 4, यहाँ पे 4 क्यों आया, क्योंकि इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस था पहले कितने हम माइनस कर रहे थे, डी, अब कितना माइनस कर रहे होंगे 2d, ठीक है, तो जितना टर्म हम छोड़ेंगे उतना ही डी से हम क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, ओके, इसी पे बेस्ड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा भी, दिखाता हूं मैं क्वेश्चन एक, यस, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ A1 A2 A3 आर इन एपी, देखो ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ A1 A2 A3 AN आर इन एपी, ठीक है, एंड क्या कह रहा है कि A1 प्लस A4 प्लस A7 डॉट 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 A16 कितना हो रहा है 114 हो रहा है, देन कह रहा है कि फाइंड A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस, ठीक है, तो यहां देखो, यहां पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक, वो ये कह रहा है कि जो है A1, ठीक है, A1 है, A4 है, A7 है, अप टू कहां तक A16 तक, इनका सम कितना है 114 है, मैं आराम से सॉल्व करता हूं, ठीक है, डोंट वरी, ये क्वेश्चन है
A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस कहाँ तक A16 तक। तो 7 के बाद कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 टर्म का, ठीक है। A7 के बाद क्या आएगा? A11, 3 का डिफरेंस है ना, 7, तो ये 10 हो जाएगा ना। 10 प्लस 13 प्लस A16, वो कितना हो जाएगा? 114, ठीक है, प्लस A16 इक्वल्स टू 114 हो रहा है, ठीक है। चेंज, ठीक। अब ये बताओ टोटल कितने टर्म है ये? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये भी क्या एपी में होगा? अगर अभी हमने जो पहला प्रॉपर्टी पढ़ा इसके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर A1 A2 A3 अप टू AN तक वो क्या है? एपी में है, तो हमने क्या किया है? A1 के बाद किसको सिलेक्ट किया है? A4 को। कितने टर्म को छोड़ा हमने? 2 टर्म को, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहे हैं? एपी में हो रहे हैं। हो जाएंगे ना, देखो 3 टर्म का डिफरेंस यहाँ, 3 का डिफरेंस यहाँ, 3 का डिफरेंस यहाँ, 3 का डिफरेंस यहाँ और 3 का डिफरेंस यहाँ, ठीक है। तो ये भी एक एपी में हो रहा है। इनका सम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 114। इसमें पूछा है कि A1 A6 A11 एंड A16 का डिफरेंस बताइए, मतलब सम बताइए क्या होगा। यहाँ भी देखो ये भी एपी होगा। A1 से क्या हो रहा है? A6, कितने का डिफरेंस हो रहा है? 5 का। यहाँ भी देखो 5 का डिफरेंस, तो 5 के डिफरेंस पे उसका सम पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आराम से क्वेश्चन करिए आप, ठीक है। तो ये है कि अगर A1 A4 A7 दिस है। अभी हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ा था कि पहले और आखिरी टर्म का जो सम होगा, पहले और आखिरी टर्म का जो सम होगा वही सेकंड एंड सेकंड लास्ट का होगा, एंड वही थर्ड एंड थर्ड लास्ट का होगा। ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि A1 प्लस A16 जो हो जाएगा, अगर उसको हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 3 होगा ना, देखो एक ये, एक, 3 होंगे, 3 पेयर बन रहे हैं, और तीनों का मतलब क्या होगा? ये भी A1 प्लस A16 होगा, ये भी A1 प्लस A16 होगा, ये भी A1 प्लस A16 होगा, क्योंकि हमने बोला था कि ए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा वही सेकंड एंड सेकंड लास्ट का होगा, वही थर्ड एंड थर्ड लास्ट का होगा। हम ये बोल सकते हैं, ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 टाइम्स A1 प्लस A16 ये किसके इक्वल हो गया? 114, ठीक है। तो यहां से A1 प्लस A16 कितना आ जाएगा? बताओ, यहीं से हम कर लेंगे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कितना हो जाएगा? 114 डिवाइड बाई 3, तो 114 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, ठीक है, और 8 3 जा, तो यहाँ आ गया कि A प्लस 16 कितना आ गया? 38 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकंड वाले चीज को देख लेते हैं। यहाँ भी क्या है? ये भी एपी में होगा, एपी में होगा ना, ठीक। तो अगर ये एपी में हो रहा है तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये एपी में हो रहा है, ठीक, तो इसमें कितने टर्म है टोटल? 4 टर्म। देखो 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस यहाँ, 5 का डिफरेंस यहाँ और 5 का डिफरेंस यहाँ, 5 का, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो सम होगा, जो होगा, ठीक है, वही इनका भी होगा, ठीक है ना। फर्स्ट एंड लास्ट का होगा वही इनका भी होगा सम। तो हम ये बोल सकते हैं कि A1 प्लस A16 जो होगा वही जो हो जाएगा वो A6 प्लस A11 का होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना? 38 इक्वल्स टू A6 प्लस A11, ये आ गया, इनका सम आ गया कितना? 38। तो ये भी 38 और ये भी 38, तो दोनों मिला के कितना हो जाएंगे? 38 प्लस 38, 76 आंसर, ठीक है। हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, ऐसे क्वेश्चन को, और ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डायरेक्ट हम देखो, अब थोड़ा तेज कर रहे हैं। A1 A4 A7 अप टू A16 तक टोटल कितने टर्म हो रहे हैं? 6 टर्म्स, ठीक है। तो पहले और देखो
इसमें ये बात है कि पहले और आखिरी का जो सम है वही यहाँ पे भी है, इसका भी पहला और आखिरी है। तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स A1 इंटू A16 इक्वल्स टू 114 होगा। तो A1 प्लस A16 आ जाएगा कितना हमारा 38, और A1 प्लस A16 जैसे ही हमारा 38 आया तो ये A1 प्लस A16 का 2 टाइम्स हो जाएगा बस, 38 इंटू 2 6 आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें सम पूछा है, थोड़ा सा सम पढ़ लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा सम पढ़ ले। ठीक है, बस 5 मिनट लगेगा और एक मैं नया स्लाइड लेता हूँ। ठीक है, अब पढ़ते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, नोट करते चलना आप लोग। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। एक मैं कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, एक कार्ल गॉस नाम का लड़का था जो कि छोटा सा छोटी क्लास में पढ़ता था, क्लास 5-4 में पढ़ता होगा। ठीक है, थोड़ा सा नॉटी था, बहुत ज्यादा नॉटी, जैसे आप लोग होते हो। ठीक है, तो वैसे ही नॉटी था। उसने क्या किया कि वो बहुत ज्यादा मतलब इधर उधर कर रहा था। तो उसके टीचर ने क्या किया कि उन्होंने वो आए और क्लास में और बोल दिए कि बेटा तुम काम क्या करो कि 1 से लेकर के और 100 तक ऐड करके बताओ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टू 100 तक। ठीक है, और फिर वो ये समझे कि जो बच्चा है वो क्या अभी छोटा है और उसको करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 10-5 मिनट बिजी रहेगा इसी में, तो थोड़ा नटखट कम करेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ये दे दिया उसको 1 से लेकर के 100 तक ऐड करने के लिए। ठीक है, फिर वो चले गए, लेकिन बच्चा जो थोड़ा सा था वो तेज भी था, तो उसने क्या किया कि वो जल्दी से इसको सॉल्व कर लिया। और वो कैसे सॉल्व किया, तो सर भी जो थे उनके वो क्या हो गए, थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए, वंडर हो गए कि ऐसा क्या कर दिया, इतना जल्दी कर लिया इसने। ठीक है, तो उसने किया क्या था, उस बच्चे ने, सर जब आकर देखे तो उसने किया क्या था कि इस 100 को 1 से लेकर के 100 को ऐसे प्लस करके लिख दिया था, 1 टू 100। ठीक है, फिर जो है फिर जो है एक बार काम क्या किया उसने कि इसी 100 को फिर एस से इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, और इसी 100 को वो 100 प्लस उल्टा करके एक बार लिख दिया, 99 प्लस 98 प्लस 97 नीचे बनाएगा। ठीक है, यहाँ 99 होगा और यहाँ 2 होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब उसने क्या कर दिया, इसको वर्टिकली ऐड कर दिया। वर्टिकली ऐड किया तो क्या हो जाएगा, s प्लस एस जो है क्या हो जाएगा, 2s हो गया। और 1 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 101। ठीक है, अब ये 101 हो गया और ये 2 और 99 कितना हो जाएगा, 101। फिर 3 और 98 ये भी 101। फिर आगे भी जितने टर्म को ऐड किया सब 101 आ गया। ठीक है, यहाँ भी देखो 101 और ये 101, ये 101 कितने बार आया होगा, 100 टाइम्स, 100 टाइम्स आया होगा। ठीक है, तो ये 100 टाइम्स आया है, तो ये बताओ कि इसका सम कितना हो जाएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 110, तो 101 प्लस 101 प्लस 101 अप टू 100 टाइम्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, जैसे मान लो हम तुमको एक एक रुपए का सिक्का दे, 100 सिक्का दे दिया, 1111, कितना ऐड किया, कितना होगा, 100 रुपया। अगर दो दो का सिक्का दे देंगे तो 200। ठीक है, वैसे तुमको 5 का दे दे तो 5 का, एक नोट का गड्डी दे दे 5 का, कितना हो जाएगा, 500। तो क्या किया यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ नोट से। ठीक है, जैसे मान लो एक 100 का गड्डी दे दिया, एक गड्डी में 100 नोट होते हैं। ठीक है, तो 100 नोट का गड्डी दे दिया कितने का, मान लो तुमको दे दिया मैंने 500 का। ठीक है, 500 का नोट,
एक नोट, और इसका एक गड्डी दे दिया। एक गड्डी में कितने, इसकी वैल्यू कितनी होगी टोटल? 100 नोट होंगे, और टोटल एक नोट की वैल्यू 500। तो टोटल ये कितना पैसा हो गया? 50,000। ठीक है, 50,000। तो वैसे ही अगर 101 101 101 रुपया, ये जो है, जो ये चंदा मिला है 101 रुपया, 100 लोगों ने दिया है, तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा? 100 इंटू 101 होगा। 100 इंटू 101, ये किसके इक्वल हो गया? 2s के हुआ। तो यहाँ से s कितना हो गया? s ही तो चाहिए हमें, 2s नहीं चाहिए, s चाहिए। s जो है 1 to 100 का सम है, तो ये क्या हो जाएगा? 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 50 और 50 इंटू 101, 50 50। ये उस बच्चे ने किया था। ठीक है, ये उस बच्चे ने किया था। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसी के बेस पे हम लोग जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी को डिराइव करेंगे। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग कार्ल, इसी बच्चे के नाम पे जो है मेथड पड़ गया, इसी को हम लोग कार्ल गॉस मेथड भी बोलते हैं। आगे चल के बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन बने थे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखो, s इक्वल्स टू ए पहला टर्म प्लस सेम तरीका यूज करके सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला डिराइव हुआ। ठीक है, उसी को हम लोग कार्ल गॉस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, अगला टर्म ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, ए प्लस एन एस टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसी एस को ऐसा लिख दे, सम ऑफ एन टर्म की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पहला टर्म, इसको उल्टा करके लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए के नीचे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आएगा, आएगा ना, इसको इस ब्रैकेट में लिख दें। दूसरा ए प्लस एन माइनस 1 से एक और कम क्या हो जाएगा? एन माइनस 2d होगा ना, ये एन एस टर्म होगा, ये एन माइनस 1 एस टर्म, तो एन माइनस 1 टर्म जैसे होगा, डी का कोफिशिएंट एन माइनस 1 से एक कम, एन माइनस 2 हो गया। ठीक है, प्लस अगला ए प्लस एन माइनस 3d, यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल कितने टर्म्स हैं? एन टर्म्स हैं। अब इनको क्या करना है? हमें वर्टिकली डिवाइड करना है। तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू एस एन आएगा, 2 इंटू एस एन इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम ए में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ तो? ए प्लस ए 2a हो जाएगा, और एन माइनस 1 इंटू डी एज इट इज लिखा जाएगा। तो हम इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग बोल देंगे एस एन इक्वल्स टू, ठीक है, 2 इंटू एस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2a प्लस, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला भी तो आएगा ना, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसके बाद प्लस ये भी, अगला भी वही आएगा, a प्लस ए, लेकिन यहाँ पे क्या है? डी ऐड हो गया, यहाँ पे एक कम था, तो एक कम ऐड होके फिर से वो n माइनस 1 बना लेगा। तो यहाँ भी चेक करके देख लेना, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट भी यही आएगा, आखिरी भी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, ये कितने हैं टोटल टर्म्स? n टर्म्स हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल दिया था कि अगर नोटों की गड्डी देते हैं 100 की, तो क्या हो जाएगा? उससे मल्टीप्लाई होगा। तो इस गड्डी में कितने नोट हैं? n, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, डेरिवेशन आएगा नहीं, लेकिन इसी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस स्पेशल सीरीज के सॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे भी काम नहीं आएगा, ये काम आएगा स्पेशल सीरीज जब हम पढ़ाएंगे, तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी मेथड से सॉल्व होते हैं जब हम वर्टिकली ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो। ठीक है, तो Sn क्या हो जाएगा, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब बताओ कि इसको मैं मिटा देता हूं ऊपर वाला, या फिर अगला एक पेज ले लेता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम काम क्या करेंगे कि अभी हमने पढ़ा था कि Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2, अभी हमने डिराइव किया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके बाद हम एक और चीज बोल सकते हैं कि Sn इक्वल्स टू, ये बताओ n अपॉन 2 हो गया ये, और इस 2a को हम लोग a प्लस a लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, तो ये देखो, इसको पहचानते हो, a प्लस एन माइनस 1 डी को, यही हमारा आखिरी टर्म था an का फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2, और ये a, और ये हो जाएगा लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, इसको l से डिनोट कर देते हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जे में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये देखो, ये क्वेश्चन, ठीक है, देखिए ऑप्शन है 100, 100 एंड हाफ, 50 एंड दिस एंड दिस। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था अभी, nth टर्म पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज पढ़ा, फिर सम ऑफ n टर्म्स पढ़ा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/20। ठीक है, ये 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/20, 10th टर्म दे रखा है, इसका मतलब उसने क्या दे रखा है आपको, 10th टर्म दे रखा है, कितना, 1/20, और क्या कह रहा है कि इट्स 20th टर्म इज 1/10। 20th टर्म, 20th टर्म का मतलब वो कितना है, 1/10 है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि देन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 200 टर्म्स इज, मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म कितना होगा, और ये इतना इजी क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है तुम्हारा जेई में। ठीक है, तो ये बताओ कि सम ऑफ 200 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे देखो सम ऑफ 200 पूछा है, तो n की वैल्यू तो तुम्हें दे रखा है। ठीक है, कहीं से अगर हमारा a और d की वैल्यू आ गई, हमारा काम बन जाएगा, बन जाएगा। उसी के लिए ये दो कंडीशंस दे रखे हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, बोल रखा है कि a10 इक्वल्स टू 1/20, तो अगर a10 1/20 दे रखा है, तो अभी हमने पढ़ा है nth टर्म है ना ये। ठीक है, तो अगर 10th टर्म है तो इसको बोल सकते हैं कि a प्लस 9d। बताओ, मैं बोला था कि d का जो कोफिशिएंट होगा वो उससे एक कम होगा नंबर ऑफ टर्म से, तो a प्लस 9d की वैल्यू कितनी है, 1/20। ठीक, और यहां से a प्लस 19 दिया जाएगा, 1/10, दिख रहा नहीं है दोनों, ये एक इक्वेशन हो गया और ये एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन होने चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, तो दो वेरिएबल है ए और डी, और दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस 2 में से 1 को क्या कर ले, सब्सट्रैक्ट कर ले, दोनों कोफिशिएंट 1 है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा क्लास 10th में, 9th में। ठीक है, तो इससे अगर हम 2 - 1 कर देते हैं, ठीक है, तो ए से ए कैंसल आउट, 19d माइनस 9d क्या हो जाएगा, 10d, और 10d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 माइनस 1/,
20। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो डी कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10, 10, 10 अपॉन 200 अपॉन 10। ठीक है, तो डी कितना आ जाएगा, 20 माइनस 10, 10। ठीक है, 1/20, 1/200, डी आ जाएगा यहाँ से 1/200 को सॉल्व कर लेना, ये तो आप लोग कर ही लोगे इतना। ठीक, डी आ गया 1/200, 1/200 डी आ गया। और ए कितना आ जाएगा फिर, किसी भी इक्वेशन में रख लो डी की वैल्यू, इसी में रख लो। ठीक है, ए प्लस 9 डी इक्वल्स टू 120, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए इक्वल्स टू 1/20 माइनस 9/200। ठीक है, ये भी आ जाएगा 1/200। देख लो 20 है, 10 माइनस 1/200, ए भी आ गया। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं सॉल्व आगे। क्या है, n/2, n/2 का मतलब कि 200/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है, फर्स्ट टर्म आया 1/200 प्लस 200 माइनस 1, 199 इंटू 1/डी की वैल्यू भी 1/200 आई थी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये होगा 100 इंटू ये 2 और 200 दोनों में सेम है, एलसीएम 200 आ जाएगा, और 200 199 प्लस 2 201 अपॉन 200, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा हमारा आंसर 201 अपॉन 100 आ रहा है, सॉरी 201 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 100.5, ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।